डालिए करंट इन अ कंडक्टर। सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर जब कंडक्टर स्टेडी स्टेट में होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है, ठीक है, तो जब भी स्टेशनरी कंडीशन में होगा या स्टैटिक कंडीशन में होगा, ऐसे केस में जो इसके अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फाइनली उसी जगह पे आ जाएगा जब भी स्टैटिक कंडीशन में हो। ये रैंडम कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है, वो घूमते घूमते कभी कभी ना कभी तो वापस लौट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 3 कोलिजन के बाद वापस लौट आ जाएगा या 4 के बाद वापस लौट के आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कभी ना कभी तो उस पोजीशन में वापस आ जाएगा और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है बट नेट डिस्प्लेसमेंट, तो मोशन है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। बट अगर मैं किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, सपोज एक मैंने बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की और यहाँ जीरो, ऐसे बैटरी कनेक्ट की, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। पर हमने तो कहा था इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अंदर ही है इसके फील्ड सेटअप हुई, बाहर तो दिखाया है वो। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होती है? जब स्टैटिक कंडीशन और आइसोलेटेड चार्ज होता है। इसके अंदर आइसोलेशन नहीं है, इसमें आ रहा है और जा भी रहा है। इस कंडक्टर के अंदर चार्ज आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड के केस में क्या होता है कि आपका चार्ज यहीं पे रहेगा, तो वो क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हो, नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाता है और यहाँ पे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। बट ऐसा इधर नहीं हो रहा है। इधर जैसे ही ये वायर लगी है तो पॉजिटिव जो होगा, पॉजिट्रॉन, वो इस तरफ भागेगा और इधर से निकल के इधर आ जाएगा वायर में। इसमें कहाँ आ जाएगा? इसमें तो कहीं नहीं आएगा, तो यहीं रुक गया ना सरफेस पे। अब बात समझ में आई? तो जब भी आप किसी एक्सटर्नल सर्किट से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब एक्सटर्नल सर्किट से नहीं कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, इसके जिगजैग मोशन के चलते किस कंडीशन में? स्टैटिक कंडीशन में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप भी कर दिया आपने किसी कंडक्टर में, पर उसमें चार्ज के फ्लो का कोई रास्ता नहीं है, मतलब आइसोलेटेड स्फीयर है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। ठीक है, चाहे यहां पर डिस्प्लेसमेंट था। क्लियर? अगर आपने फ्लो करने का रास्ता दिया, ठीक है, उस कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा वो देखते हैं। भाई पहले यहां था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये ऐसे जाने की वजह से क्या हो जाएगा? ऐसे जाएगा, है ना। ऐसे जाने से इधर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो पाथ था इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपको मिला उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उसकी वजह से वेलोसिटी बनेगी। हाँ, कोलिजन तो हो गई, कोलिजन तो होना ही होना है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि कम हो जाएगा कोलिजन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम, या फिर हम ये कहें कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी कोलिजन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन एक ही रिदम में आने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें जो आउटपुट मिलता है
अगर हम जो मान रहे हैं अगर वो मानेंगे तो हमें आउटपुट सही मिलेगा। हाँ बिल्कुल हम मानेंगे यही। अभी हम अजम्पशन मानेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन आर्मी के सोल्जर्स की तरह पूरी की पूरी एक जो है मार्चिंग दस्ता बना के खड़े हुए हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सीधे सीधे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये मानेंगे। आगे बढ़ो, ये स्लाइड हटाऊं। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे स्ट्रेट एकदम चल रहे हैं, जैसे इनके कमांडर ने इनको ऑर्डर दे दिया है कि मूव फॉरवर्ड, तो आगे चल। कब चलेंगे? तब। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर जानना चाहता हूं कितना चार्ज चला गया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्यू अपॉन में, तभी मुझे पता चलेगा, है ना। अगर मैं करंट आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि कितना चार्ज फ्लो करके गया किसी टाइम में, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि ई एक चार्ज का वैल्यू है, वैल्यू एक चार्ज का बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ई माना है। कितने पास हुए, तो यहां पर मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एन क्या है? तो यहां पर एन नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए या कितना नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन पास हुए, पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल। ठीक है, यही तो मिसकंसेप्शन नहीं रखनी है। ये मान लो मैं एन कह रहा हूं तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, पर अगर स्मॉल एन कह रहा हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहलाता है वो। ठीक है, आगे पढ़ोगे अभी। तो ऐसे ही मैंने कैपिटल एन नहीं लिखा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज निकला है, मैंने बताया कितना नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकला है। ये बात समझ में आई सभी को? अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर आप देखो करंट के केस में वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि चार्ज अपॉन में टाइम होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम को कट करके नंबर ऑफ चार्ज इनटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज करके मैग्नीट्यूड ले आएगा। ये बात समझ में आई? ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ चार्ज आ जाए। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम कितना है वो समझिए। तो देखो, अगर मैं जो है इस कंडक्टर की लेंथ L मान लेता हूं, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकाल लूं कि कितनी है, ठीक है, और इसकी लेंथ मुझे पता है और टाइम पता है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कैसे? अब पहले वही करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो वॉल्यूम कैसे निकालना है उसके लिए समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो वो घसीटता हुआ थोड़ा सा आगे चला जाता है, जैसा अभी आपने देखा भी था कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा था ना यहाँ पे कि ये थोड़ा सा आगे चला। इसके घिसटने को ये जो थोड़ा सा आगे घिसक गया, इसी को क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, अगर मुझे वो फाइंड आउट करनी है कितनी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले भाई ये एवरेज वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली, तो मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल सकती है। ये बात समझ में आई कि अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करनी है तो मैं क्या करूं? एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है?
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, मतलब एवरेज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन इनटू में, एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, किस चार्ज पे लग रही थी, ई चार्ज पे, तो ई चार्ज पे कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया फोर्स, अपॉन में मास, तो क्या हो गया ये एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात क्लियर है भाई, ये तो सिंपल एक्सेलरेशन निकाली है फोर्स अपॉन में मास करके, अब क्लियर हुई। टी, टी वो टाइम है जिसके बीच में दो कोलिजन हुए थे, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, तो मैं इसको एक नाम दूंगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या नाम दूंगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम कितना है, टाउ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो फोर्स लगा, कितना आगे बढ़ा वो, तो फोर्स कितना आ जाएगा, ई इंटू में कैपिटल ई, डिवाइड बाय मास कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन कितनी है जो आगे बढ़ने में उसने अचीव करी, तो एक्सेलरेशन इंटू में टाइम, ये बात समझ में आई। और टाउ, टाउ क्या है, दो कोलिजन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैंने सोचा पहले ही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा दी जाए कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली है क्या। अब आपको ड्रिफ्ट समझ में आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब आप ये समझिए कि मैं यहाँ पर अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, एरिया इंटू में लेंथ होना चाहिए। तो एरिया ए है इस कंडक्टर का, अगर इस कंडक्टर का एरिया ए है और इसकी अगर लेंथ एल है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, बट मुझे एल लेंथ नहीं पता। ठीक है, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये लेंथ आ जाएगी, भाई ये डिस्टेंस है लेंथ, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जितनी उसने टोटल करी, तो एन ई ए वी डी इंटू में टी टाइम, और अपॉन में हमारा ये टी चल ही रहा था, टी से टी कैंसिल, तो मैं कह सकता हूं आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहां तक बात हजम हुई। अगर मुझे करंट को चार्ज बाय टाइम की फॉर्म में ना लिख करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में लिखना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, आई इक्वल टू एन ई ए, आई इक्वल टू लास्ट बार आई इक्वल टू, आप यहां से पहले नोट करिए फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नोट